नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है द ब्रांड वैगन प्रेजेंट्स हेल्थ मैटर्स में। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं उस समस्या की जिससे आज के ज़माने में लगभग हर दूसरा तीसरा युवा जो जोड़ा है वो दो चार हो रहा है। जी हाँ, बच्चे की समस्या। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है कि बहुत देर से हुई शादी हो, या फिर फिजिकली फिट नहीं हो सकते हैं दोनों में से कोई भी एक कपल में। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को बेबी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये तकनीक का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है, तो आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं रहा है। और विज्ञान की इसी एक तकनीक, इसी एक खोज के बारे में आज हम बात करेंगे जिसकी वजह से ये जो समस्या है उसको बहुत हद तक दूर कर लिया गया है, आईवीएफ। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर पारुल अग्रवाल, आईवीएफ और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पारुल। साथ ही साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वाति राय, गायकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर पारुल आप ही से है मेरा। ये जो आईवीएफ की बात हम सुनते हैं, ये एक्चुअली है क्या? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु लैब में फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं। ये एम्ब्रियोज डेवलप किए जाते हैं, फिर इन एम्ब्रियोज को एक कैथेटर की मदद से महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। तो इससे जो भी परेशानियां महिला फेस कर रही होती हैं, अगर उनको ट्यूबल ब्लॉक है, अंडे अच्छे नहीं हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, शुक्राणु की कमी है, तो ऐसे कपल्स को बहुत मदद मिलती है आईवीएफ द्वारा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम जान चुके हैं कि क्या है ये शॉर्ट में। अब डॉक्टर स्वाति आपके पास आते हुए कि हम आईवीएफ के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें खर्चा कितना आता है ये भी जानना, बहुत सारे लोग ये सवाल जानना चाहते हैं। आईवीएफ के अंदर जो खर्चा आता है ये डिपेंड करता है कि जो कपल है वो कहाँ आईवीएफ करा रहा है। सेंटर टू सेंटर डिफरेंस आता है। आईवीएफ कुछ गवर्नमेंट सेटअप में भी करा जा रहा है, जैसे कि एम्स है दिल्ली में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है जिनके अपनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, तो वहाँ पे नो डाउट बिकॉज ये गवर्नमेंट सेटअप है तो खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम प्राइवेट सेटअप या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की फैसिलिटी में जा रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग खर्चा होता है। बट कहीं ना कहीं ये कॉस्टली प्रोसीजर है एक, एंड सो दैट इज़ द रीज़न कि स्ट्रेट अवे आईवीएफ के लिए हम पेशेंट्स को नहीं एडवाइस करते अनटिल एंड अनलेस ये बहुत ही ज़रूरी हो। ठीक है। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल ये था कि लोग आईवीएफ के बारे में तो समझ चुके हैं, जैसा कि आप भी बता रही हैं, खर्च भी समझ में आ गया है, इसका सक्सेस रेट क्या है? मतलब कोई ये समझे कि आज बेबी नहीं हो रहा है, अब सीधे सीधे हम चलते हैं आईवीएफ के लिए, तो क्या ऐसा होता है कि जिन्होंने ये सोच लिया कि आईवीएफ के थ्रू हम जाएंगे उनको बेबी हो ही जाएगा? नहीं, आईवीएफ का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहले कि आपको किस परेशानी की वजह से आईवीएफ जाना पड़ रहा है। आपके अंडों में कमी तो नहीं है, शुक्राणु में कमी तो नहीं है, उनकी क्वालिटी कैसी है। दूसरी चीज़, आप अपना कौन सा आईवीएफ लैब चुनते हैं। आईवीएफ लैब एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आईवीएफ के सक्सेस रेट के लिए। आपका डॉक्टर कौन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आईवीएफ का सक्सेस रेट अगर हम देखें कि अगर महिला के सारे जांचें जो ठीक हैं, अगर पुरुष हैं उनके सारे टेस्ट ठीक हैं, अगर हमें सारी चीज़ें लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। इसका 50 से 60% रहता है। और अगर हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट देखें तो 70-80% तक जा सकता है अगर हम सक्सेसिव एम्ब्रियो ट्रांसफर्स करें तो। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी इनफर्टाइल कपल है अगर वो ऐसा ना सोचे कि अगर आईवीएफ के लिए आप जा रहे हैं तो 100% सक्सेसफुल है। नो, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग इतनी चीज़ें कोट करते हैं कि हमारे यहाँ पे 80% 90% सक्सेस है, ऐसा नहीं है। आईवीएफ के अंदर सक्सेस रेट कम ही होता है एंड बहुत फैक्टर्स, जैसे कि डॉक्टर पारुल ने भी बताया, एज ऑफ द पेशेंट डॉक्टर स्वाति, एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि इसमें एज कितना मैटर करता है और क्या लेट एज में ये है संभव? बहुत मैटर करता है एज। अगर मैं बात करूं, जैसे एग रिजर्व कम है, एक हम टेस्ट करते हैं उसका नाम होता है AMH, देखने के लिए कि औरतों का एग रिजर्व कैसा है। कोई 30 साल की औरत जिसका AMH 0.2 हो और कोई 38 ईयर्स की औरत जिसका AMH 0.2 हो,
दोनों में बहुत फ़र्क है। नो डाउट एग रिजर्व दोनों का कम होगा, लेकिन एग की क्वालिटी 30 इयर्स की काफ़ी बेटर होगी 38 इयर्स की औरत से। सो एज बहुत बड़ा फैक्टर है फीमेल पार्ट के लिए। मेल पार्ट के लिए उतना ज़्यादा उसका नहीं अफेक्ट होता, बट एज के अकॉर्डिंग सक्सेस रेट में काफ़ी फ़र्क आता है। चलिए, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। अच्छा डॉक्टर पारुल, एक सवाल ये होता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, वो जैसे तमाम चीज़ें तो हम समझ रहे हैं कि खर्च भी अच्छा खासा है, जो सक्सेस रेट है वो भी किस तरह से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। इसका जो प्रोसेस है वो कितना पेनफुल है? इसका प्रोसेस, ये लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ है कि इसका प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। अक्सर हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनका सबसे पहले सवाल यही होता है कि ये बहुत पेनफुल तो नहीं है, ये बहुत लंबा तो नहीं चलेगा। तो ये जो आईवीएफ प्रोसीजर्स होते हैं ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो आईवीएफ स्टिमुलेशन, दूसरा ओवम पिकअप एंड तीसरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो जो आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है उसमें पेशेंट को डेली इंजेक्शंस लगते हैं 9 to 10 डेज़ के लिए। तो वो इंजेक्शंस जो हैं उतना ही जितना उनको इंजेक्शंस लेना है तो उसकी उनको एक वो लगती है। बाकी जो ओवम पिकअप प्रोसीजर होता है वो अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, इसलिए पेशेंट को पेन नहीं फील होता उसमें। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर आप अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, विदाउट एनेस्थीसिया भी करते हैं। जनरली हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया करते हैं, तो बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है। ठीक है, चलिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छा डॉक्टर स्वाति, एक सवाल ये है कि आजकल के वक्त में जब हमने बहुत सारे दौर देखे हैं, कोरोना काल देखा है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, अब जब आईवीएफ हो रहा है तो क्या जो बच्चे होंगे वो कितने नॉर्मल होते हैं, उनको कितनी बीमारियां हो सकती हैं, मतलब उनको किस तरह से फिर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? आईवीएफ प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए, मदर की बात की जाए, सो आईवीएफ प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी। सो कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी जो होते हैं वो आईवीएफ प्रेगनेंसीज़ में उनका रिस्क बढ़ जाता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। बच्चों के लिए इट ऑल डिपेंड्स, अगर मदर के और मेल एंड फीमेल उनके अपने ही ओवम और स्पर्म यूज़ किए गए हैं तो नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। अगर डोनर यूज़ किया गया है तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। एंड अगेन एज सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है, जो कि बच्चों में बनावटी नुस्ख या इस तरीके की कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको उसके अंदर रिस्क कर सकता है। इसी वजह से जो ART बिल आया, इतने स्ट्रिक्ट लॉज बन गए हैं अब, सो दैट ये सारी चीज़ें हमारे जो जीन्स हैं वो मेंटेन रहें, हमारी प्रोजेनी मेंटेन रहे, एंड बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अब लॉ। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये भी जानना। अच्छा डॉक्टर पारुल, एक सवाल ये था कि चलिए तमाम चीज़ों पर बात हो रही है तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आजकल के समय में जब बहुत सारे रीज़न हैं कि लोगों को बेबी नहीं हो पा रहे, तो आईवीएफ की तरफ जाना कितना सेफ है? देखिए, आजकल तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आईवीएफ बहुत ही सेफ़ माना जाता है। एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी हो गई है। आपकी लैब्स के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके मीडियाज़ हैं, वो काफ़ी आधुनिक हो गए हैं। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो आईवीएफ आजकल की डेट में बहुत ही सेफ़ है और इसमें जो जिनको ज़रूरत है आईवीएफ की उनको उसमें जाना चाहिए विदाउट डिले, क्योंकि आप अगर डिले करते हैं तो आपकी एज भी बढ़ती है, एग्स की क्वालिटी भी पुअर होती है और एग का रिजर्व भी पुअर होता है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये। अच्छा डॉक्टर स्वाति, एक सवाल ये था कि क्योंकि आईवीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कपल्स को कब ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब उनके पास शायद कोई और रास्ता नहीं बचा और वो आईवीएफ की तरफ मूव कर सकती? क्योंकि देखिए आजकल के समय में डॉक्टर स्वाति, ये हम जानते हैं कि कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो भ्रमित भी करने वाले होते हैं। कुछ परसेंटेज उनकी जरूर है जो वो कहते हैं कि आप नहीं हो सकता ये, अब आप आईवीएफ की तरफ जाओ। तो कपल्स को ये कब समझ में आ जाना चाहिए? नॉर्मली ये बहुत अच्छा सवाल है और एक्चुअली कपल को ये चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि येस वी आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। हमारी डेफिनेशन बोलती है कि अगर कोई कपल को हैबिटेट कर रहा है, साथ में है और 1 साल तक बच्चा ना हो पाए तो उसको हम इनफर्टाइल कैटेगरी में बोलते हैं। मोस्टली होता क्या है, कपल्स आते हैं, आजकल एक लेट मैरिज का जो ट्रेंड आ गया है उसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ चुका है और आईवीएफ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है।
सो अगर आपकी लेट मैरिज हो रही है लेकिन आपको प्रेगनेंसी टाइमली प्लान करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, आपकी शादी हुई 32-33 पे, बट यू हैव टू प्लान प्रेगनेंसी अ लिटिल अर्ली देन अ गर्ल जिसकी शादी 25-26 पे हुई है और वो 5 साल बाद करे अगर, क्योंकि हमारा रिजर्व ओवरीज का 30 साल के बाद एक्सपोनेंशियली कम होने लगता है, जिसका कोई हम ट्रैक नहीं रख सकते, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। और पता लगता है कि जब वो प्लान करने का सोचा तो रिजर्व कम हो चुका है, एंड जब रिजर्व कम हो, आप अगर आपका स्पेशलिस्ट आपको बता रहा है कि नहीं 1-2 साइकिल्स ट्राई की जाती हैं, बाकी भी मेथड्स हैं कुछ फर्टिलिटी के, अगर उससे नहीं हो पाता एंड इफ़ योर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैज़ एडवाइज्ड कि भाई अब आपको ज़रूरत है, तो उसको प्लीज़ टाइमली करें और उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे हम अपने सक्सेस रेट को खुद ही कम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। डॉक्टर स्वाति ने भी, डॉक्टर पारुल ने भी ये समझाया है कि देखिए कब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इस प्रोसीजर की तरफ आना चाहिए, इसके क्या खर्च हैं, किस तरह से ये पेनफुल हो सकता है। तमाम जानकारी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चलिए, आज द ब्रांड वैगन प्रेजेंट्स हेल्थ मैटर्स में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।